हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम जो शुरू करने वाले हैं वह बेटा एक पेपर है जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का है। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है बेटा। आप सभी विद्यार्थी ये भली भांति जानते हैं कि सभी के विद्यालय में इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, जिनमें सभी विषयों के पेपर बेटा हो रहे हैं। एक स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और आज की वीडियो में हम इसी पेपर को बेटा सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसके विद्यालय में अभी ये सब्जेक्ट का पेपर नहीं हुआ है वो कृपया इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर जाएगा। क्या पता आपके स्कूल में भी यही पेपर आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं 30 नंबर प्रैक्टिकल के विद्यालय से मिलते हैं बेटा और पूर्णांक 70 और समय कितना है 3 घंटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा पहला प्रश्न जो है, ध्यान से देखेंगे। और ये सभी विद्यार्थी जानते हैं, भली भांति जानते हैं बेटा कि आपके 20 प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी आने वाले हैं, जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा और बाकी बेटा 50 नंबर के प्रश्न आपको लिखने के लिए आएंगे। देखें पहला प्रश्न, खंड का में बेटा सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसके आपको ओएमआर सीट पर जवाब देना है। देखें पहला प्रश्न है बेटा, जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया गया था। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है बेटा 1871 में, ऑप्शन बी है 1872 में, ऑप्शन सी है 1876 में और ऑप्शन डी है 1880 में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1871 में। ध्यान से देख कर जाएंगे बेटा जिससे सभी पे सही से टिक लग सके। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए है बेटा 1814, 1815, 1817 या 1816। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1815। 1815 में ही वियना की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ। ऑप्शन ए है 1920, 1921, ऑप्शन सी है बेटा 1922 और 1925। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी 1922 में हुआ था बेटा। कब हुआ था 1922। इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की मैंने सभी वीडियो बेटा बना दी गई हैं। इन वीडियो को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, कक्षा 10 ओएमआर सीट सामाजिक विज्ञान वाले ऑप्शन में बेटा। उसमें सभी चैप्टर के बहुविकल्पी करा दिए गए हैं और ये सभी जवाब आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, क्या है बेटा, श्रीलंका एक देश है। तो श्रीलंका एक कैसा देश है। ऑप्शन ए है बेटा प्रायद्वीपीय, बी है द्वीपीय, सी है बेटा सीमांत और डी है प्रांतीय। तो बताओ श्रीलंका कैसा देश है। तो बेटा इसमें आ जाएगा आपका द्वीपीय देश है। श्रीलंका यहाँ पर द्वीपीय आ जाएगा। तो श्रीलंका कैसा देश हो जाएगा बेटा, द्वीपीय देश है। प्रश्न 5 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन ए है 1920, 1927, 1930, 1935। बताओ बेटा कब चलाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1930। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6 की तरफ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ऑप्शन है बेटा ए है 1914, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है मेरे प्यारे बच्चों 1919 और डी है 1942। तो बताओ बेटा, सभी पढ़ा दिया है, कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, ये तो मैं जानता हूं। तो लेकिन प्रथम विश्व युद्ध फिर भी बताओ बेटा कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1914 ईस्वी में। कब हुआ था बेटा 1914 में।
चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, ध्यान से देखें। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मेघालय। बताओ बेटा किस राज्य की? तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बेटा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हरियाणा की। प्रश्न संख्या 8 है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, कौन सा है बेटा? ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है हिमनद, ऑप्शन सी है पशुचारण और ऑप्शन डी है जल। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमनद। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन ऑप्शन नंबर बी हिमनद है बेटा। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न देखते हैं। प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? तो बेटा ऑप्शन ए है 1872, 1870, 1850 या 1871। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी 1871 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखें, प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा है बेटा? सुंदर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। बताओ बेटा, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन ए है बेटा मुस्लिम, ऑप्शन बी है ईसाई, ऑप्शन सी है सिंगली और ऑप्शन डी है तमिल। बताओ बेटा कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बेटा श्रीलंका में हमेशा आप ऑप्शन नंबर सी सिंगली लगाएंगे। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन से लोग हैं बेटा? सिंगली लोग हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है बेटा 1950, 1951, 1952, 1962। तो 12वें का जो सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए 1950। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेटा ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है अवनींद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो बेटा इसका सही जवाब जो हो जाएगा, और ये आप सब जानते भी हैं कि वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। अच्छा प्रश्न बेटा, 14वां प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? कौन सा है बेटा? बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है बेटा पेरिस, ऑप्शन बी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी है वॉन और ऑप्शन डी है बालोनिया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ब्रुसेल्स। चलिए बेटा अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15। देखो आपको हम बता दें बेटा ये पेपर आपका दो भागों में आएगा। खंड का जिसमें सभी बहुविकल्पी होंगे, तो ये खंड का वाला ही तो चल रहा है बेटा जो 20 नंबर का आएगा और जिसका जवाब आपको एमआर शीट पर देना होगा। अगला जो आएगा बेटा वो है खंड खा, उसमें लिखने वाले होंगे। तो पहले इसे समाप्त करते हैं फिर उधर बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो प्रश्न 15 है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है बेटा अंग्रेजी, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो बेटा भारत में तो बच्चा बच्चा क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। यही बेटा हमारी मातृभाषा है, तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी ठीक हो जाएगा।
चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में है, भारत की राजभाषा कौन सी है? बेटा भारत की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है सिंगली, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो बताओ भारत की राजभाषा कौन सी है? तो इसमें भी बेटा ऑप्शन नंबर बी हिंदी हो जाएगा, क्योंकि भारत में तो बेटा हिंदी ही होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 17 देखते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम का जो प्रमुख चुना जाता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है चेयरमैन, ऑप्शन बी है सचिव, ऑप्शन सी है बेटा मेयर, ऑप्शन डी है प्रधान। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन सी मेयर हो जाएगा। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं बेटा? मेयर कहते हैं। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा विकसित देश है? निम्न में से कौन सा विकसित देश है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। बताओ इसका सही जवाब। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। लोगों के बीच एक सामान्य विकार लक्ष्य है। बेटा गला थोड़ा खराब है तो आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आती होगी, पर आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, लोगों के बीच एक सामान्य विकार लक्ष्य है। ऑप्शन ए है बेटा आय, बी है स्वतंत्रता, सी है सुरक्षा, डी है परिवार। बताओ बेटा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा बेटा? आय। देखते हैं बेटा खंड का अंतिम प्रश्न। खंड क वाले भाग का अंतिम प्रश्न अर्थात 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है बेटा 14 अगस्त, बी है 15 अगस्त, सी है 10 दिसंबर और डी है 26 जनवरी। तो आप सब जानते हैं 26 जनवरी को ही हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बेटा सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके खंड का के 20 प्रश्न। ठीक है, अब हम देखते हैं खंड खा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर बेटा पढ़ा भी है खंड खा। खंड का में आपके 20 टिक लगाने को आते हैं, जिनमें मैंने आपको 20 का जवाब बता दिया बेटा। और ये सब ध्यान से देख के जाएंगे, क्या पता आपके एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, खंड खा में देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न। क्या है बेटा? वर्णात्मक प्रश्न और लघु उत्तरीय भी प्रश्न। ये वर्णात्मक प्रश्न तो हैं पर लघु हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कहाँ से शुरू हुए बेटा। और आप सब जानते हैं ये 4 नंबर का प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न ये वाले बेटा कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के। देखो यहाँ पे 4 नंबर पड़े हैं और खंड खा में वर्णात्मक प्रश्न और ये लघु हैं। अब इस पेपर को आप पहले समझें। जैसे बेटा यहाँ पर खंड खा शुरू हुआ है तो पहला प्रश्न से होगा ही। तो पहला प्रश्न जो है बेटा यहाँ पर वो है, भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के उपाय बताइए। भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? पहले तो इसकी परिभाषा दीजिए, इसे बताइए क्या होता है, फिर है बेटा इसे रोकने के उपाय। या तो आप ये पूरा एक प्रश्न कीजिए तो आपको मिलने वाले हैं बेटा 4 नंबर। और यदि आप ये ना करना चाहें तो बेटा बीच में क्या लगा है? अथवा। क्या लगा है? बोलो बोलो बच्चों, अथवा लगा है। तो बेटा बीच में अगर अथवा लगा है तो फिर बाद में क्या लिखा है? जीव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? अब आपको मैं बताऊं बेटा, जितने ये अथवा वाले हैं ना, इन दो में से कोई एक किया जाता है। कितने किए जाते हैं? कोई एक। या तो आप ऊपर वाला कर दें, या तो आप ये वाला कर लें, और या तो आप ये कर लें। लेकिन बीच में अथवा है तो इसका मतलब ये तो पक्का है बेटा कि इन दो में से किया कोई एक ही जाएगा। कितने किए जाएंगे बेटा? कोई एक ही किया जाएगा। या तो आप ऊपर वाला करें या आप ये, पर अथवा बीच में लगाए तो बेटा एक ही किया जाएगा। और इन सभी प्रश्नों में बेटा अथवा लगाए तो मैं दो में से कोई एक का जवाब आपको बताऊंगा और आपको भी पेपर में कोई एक ही करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं दो में से एक प्रश्न, भू क्षरण से क्या आप समझते हैं, इसका प्रश्न समझते हैं बेटा। पहला प्रश्न है भू क्षरण से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये देखिए भू क्षरण वाला बेटा प्रश्न जो आपसे प्रश्न पूछा गया था बेटा, वही प्रश्न है और उसी को हम हल करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, प्रश्न तो आप वहां से लिख लेंगे,
दो में से एक करना था। पहला वाला था भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के उपाय। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी एक प्रकार से हेडिंग पड़ा हुआ है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, यही प्रश्न था। इसे रोकने के कोई 4 उपाय, वहाँ पर केवल उपाय था, यहाँ 4 उपाय था। ये बेटा 2022 में भी आए, तो आप उसमें से पहला प्रश्न उतारेंगे, अथवा के बाद वाला नहीं। हम दो में से एक ही कर रहे हैं बेटा, और दो में से एक ही आपको करना है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे। तो पहला वाला था भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, तो उसका जवाब हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से देखेंगे पहले वाले का जवाब। हेडिंग डालेंगे भूक्षरण का अर्थ। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, भूक्षरण का अर्थ, और इसे हम मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। ठीक है, क्या है उत्तर बेटा, मिट्टी के कटाव का अर्थ है, इसी को भूक्षरण कहते हैं। भू मतलब भूमि, क्षरण मतलब टूट जाए या कट जाए। मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों जैसे जल, नदी, वर्षा, वायु या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का ह्रास या कटाव कहलाता है, या भूक्षरण कहलाता है। बेटा जैसे आपके ज़मीन में जो ऊपर काफ़ी फसल उगती है, लेकिन क्या हुआ, इतनी तेज बाढ़ आ गई, पानी बरसा कि वो सब कट के ऊपर की मिट्टी दूसरे के खेत में या नदियों में बह गई, तो उसे क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही बंजर बना देता है। जब बेटा ऊपर में जिसमें फसल उगती है, वो भूमि सब आपकी कट के बारिश के कारण या किसी भी प्रकार से सब चली जाएगी, तो भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। भारत में लगभग 1/4 कृषि भूमि भूमि कटाव से प्रभावित है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य भूमि कटाव की समस्या से अत्यधिक प्रभावित हैं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इन राज्यों में काफी भूमि है जो वो चली जाती है कटकर। तो इसमें क्या समझे, ये बेटा हमारे किसका जवाब मिला, भूक्षरण का क्या अर्थ है। किसका बेटा, भूक्षरण का क्या अर्थ है। लेकिन आपको पता हो तो पहले प्रश्न में पूछा था भूक्षरण का क्या अर्थ है और इसके रोकने के उपाय। तो बेटा पहला हेडिंग जब आपने डाला था भूक्षरण का क्या अर्थ है, तो उसका तो ये जवाब हो चुका है। अब देखते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगले हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तभी बेटा अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। देखें, अब आप हेडिंग डालेंगे, ये बार बार उत्तर के चक्कर में ना पड़ा करें। ये क्या है, आप केवल हेडिंग डालेंगे भूक्षरण को रोकने के उपाय। भूक्षरण को रोकने के उपाय क्या उपाय हैं जरा देखें। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, मृदा अपरदन के कारण भूमि योग्य नहीं रहती, उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है। मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, इसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं। उसमें कहा था ना मृदा अपरदन के उपाय, तो आप हेडिंग फिर डालेंगे बेटा मृदा अपरदन के उपाय। और क्या उपाय हैं जरा देखते हैं। पहला उपाय बेटा, वनारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर कई प्रकार के बेटा पेड़ लगाओगे तो उनकी जड़ें उस भूमि को, उस मिट्टी को जकड़े रहेंगी, जिससे उसे रोका जा सकता है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। ये तो बेटा पहला हो गया। अब 2-3 और देख लेते हैं, जिससे पेपर में आप 3-4 लिख दोगे तो नंबर आपको पूरे मिल सके मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ देखें, अब दूसरा है ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। जो ढाल वाली भूमि है बेटा, वहां पर क्या करोगे, समांतर हल चलाने से जल बहाव की गति घट जाती है। ठीक है, तो इससे भी आप मृदा या भूक्षरण रोक सकते हैं। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमाचल में सोपान और सीढ़ीदार खेत काफ़ी विकसित हैं। या तीसरी आप लिख सकते हैं, बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं। इस तरीके से कृषि की पट्टी इस तरीके की कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। इस तरह से भी बेटा, जैसे अपने सामान्य भाषा में कहें तो मेड़ बना देते हैं, जिससे उस पर घास जम जाती है तो वो मजबूत हो जाती है, और जब बारिश होती है तो खेत की मिट्टी कटकर नहीं निकलती है।
पांचवा आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा लिख सकते हैं, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेघला भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों को पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बेटा आप अपने किनारे पर खेत के जो है सभी में मतलब जो भी पॉपुलर का पेड़ है, किसी प्रकार के वृक्ष लगा सकते हैं जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। तो बेटा इतने उपाय थे जिससे भूक्षरण या मिट्टी के कटने को हम रोक सकते हैं। अब देखते हैं बेटा, ये था हमारा पहला प्रश्न। पहले हमें पेपर की तरफ चलना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखें फिर से समझते हैं इस पेपर के लिए। जैसा कि आपने देखा था, खंड का में बेटा दो प्रश्न थे। पहले में खंड खा में सबसे पहले पहला प्रश्न था भूचरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के उपाय। फिर अथवा लगा के बेटा था, क्या था, जीव आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो बीच में अथवा लगा था, इसका मतलब था बेटा हमें कोई एक करना था। कितना करना था, कोई एक करना था। तो हमने इसमें से पहला प्रश्न किया था भूचरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के उपाय। तो हमने ये भी जाना बेटा भूचरण से क्या समझते हैं और इसे रोकने के उपाय भी हमने समझे थे। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला हमारा हो चुका है, अथवा वाला करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई, कोई सा एक कर दो। तो अब हम करेंगे बेटा प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 क्या है, जरा ध्यान से देखें। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताइए। गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताइए। या तो ये करो, और या बेटा आप जानते हैं अथवा लगा है, और अथवा लगा के दूसरा प्रश्न कौन सा है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में बताइए। जर्मन एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसका बेटा संक्षेप में उसे बताओ, वो है क्या। तो हम इसमें दूसरा वाला बेटा करने वाले हैं, करना तो एक ही है इन दोनों में से। हम करने वाले हैं जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में बताइए। तो चलिए दूसरे का जवाब बेटा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझें। ये रहा बेटा दूसरे प्रश्न का आपका जवाब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है देखो जरा। प्रश्न वहां से उतारना बेटा, ये प्रश्न को मत देखना, आप वहीं से उतारना, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आपको केवल प्रश्न वहां से उतारना है दूसरा, और उत्तर देखना है यहाँ से। ठीक है, हाँ हेडिंग डाल सकते हैं इसमें, देखो जैसे इसमें पढ़ा है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, तो वही प्रश्न है नहीं है जो वहाँ था, तो वहाँ से प्रश्न उतारेंगे, आप यहाँ से केवल उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं बेटा। प्रश्न वहीं से उतारना, दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तर क्या है वो समझते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। किसने बेटा, राष्ट्रवादी भावनाएं जो थीं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। पर इसे बेटा किसने दबा दिया, इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने, दोनों ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, उनका पिरसा के बड़े भूस्वामी, जो भूस्वामी काफ़ी ज़मीनें थी इस पे, उनका पिरसा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया था। उसके बाद पिरसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। किसने, पिरसा ने। उसका मुख्य मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। कौन था बेटा जनक, ऑटो वान बिस्मार्क, जिसने पिरसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में पिरसा की क्या हुई बेटा, जीत हुई, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपको बेटा रटना नहीं है, आपको एक बार पढ़ लेना है कहानी की तरह, और वो कहानी की तरह पढ़ के बस वही आपको लिख देना है, रटना नहीं है, वरना रट नहीं पाओगे। इसमें काफ़ी काफ़ी बड़े आंसर होते हैं बेटा। ठीक है, तो रटना नहीं है, केवल एक बार पढ़ना है, समझ के लिख देना है। अगले देखते हैं बेटा, अगले देखते हैं। तो इसमें क्या है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पिरसा के राजा, कौन था, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह
1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो बेटा इसे बस केवल आपको, अगर मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि सभी प्रश्न के जवाब भी देना है। इसीलिए मैंने आपको आंसर बता दिया और इसे आपको बस पढ़ लेना है, और जो भी ध्यान रहे उसे आपको बस लिख देना है, वही आपका जवाब ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था दूसरे प्रश्न का जवाब। अब हम पहले तीसरा प्रश्न देखते हैं, फिर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरे का उत्तर। जरा ध्यान से देखिए। तो ये हमारे प्रश्न संख्या दूसरे का जवाब हो गया। प्रश्न संख्या दूसरा कौन सा था? गांधी जी का सत्याग्रह का बेटा क्या है अर्थ बताइए, और या अथवा करके जर्मनी की एकीकरण। तो ये वाला बेटा जवाब हमारा हुआ था जर्मनी की एकीकरण वाला। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन भी दो हैं, क्योंकि अथवा लगा है तो इनमें से भी एक ही करना है क्या वो देखते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? या तो आप ये करिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो बेटा या तो आप ये कीजिए, या है अथवा लगाकर। और अथवा लगा के बेटा कौन सा प्रश्न है? अथवा लगा के है संघवाद क्या है, या तो आप संघवाद बताइए। तो आपके पास दो प्रश्न हैं, एक है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और अथवा लगा के संघवाद क्या है। तो बेटा इन दो में से कोई एक का जवाब देना है। तो चलिए देते हैं बेटा किसी एक का जवाब। ध्यान से देखेंगे, ये बेटा तीसरा प्रश्न है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखें, हम जवाब दे रहे हैं बेटा संघवाद का नहीं, पहले वाले प्रश्न का। तीसरे में जो ऊपर था सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसी का। यहाँ पर भी देखो, हालांकि बेटा प्रश्न आप इससे चक्कर में ना पड़े कि ये प्रश्न एक क्या है। ये तीसरे वाले प्रश्न में जो दो प्रश्न थे बेटा, सत्ता की साझेदारी या संघवाद, तो उसमें पहले वाले का हम जवाब दे रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, यही तो प्रश्न था, सत्ता की साझेदारी क्या है। तो हमें केवल उत्तर से मतलब है, प्रश्न आप वहीं से देखकर लिखेंगे। तीसरा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो उत्तर आप यहां से देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता, ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा ना देना, सॉरी बेटा दे देना, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। ठीक है बेटा, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। क्या है बेटा? बहुसंख्य समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक नहीं है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बेटा ठीक नहीं है। तो ये था हमारा तीसरे प्रश्न का जवाब। अब हम देखते हैं बेटा, देखो मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, इसे आप एक बार पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, जो समझ में आया वही लिखेंगे, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए ये था बेटा तीसरा प्रश्न। फिर हम देखते हैं, बार बार पेपर की तरफ जाना पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि समझना है तो बेटा जाना तो पड़ेगा ही, है ना। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा तीसरा प्रश्न था, ये वाला कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। और आपको बता दें हमने यही वाला प्रश्न किया था, और ये जो अथवा में संवाद था ये वाला नहीं किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा, ये हो गया तीसरा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा क्या है बेटा? संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? या तो आप इसका जवाब दो, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, और बीच में फिर से क्या लगा है बेटा? अथवा लगा है। और या फिर मानव विकास के स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, या इसका जवाब दो। तो इन दो में से किसी एक का जवाब देना है बेटा, जिसका आप जवाब दें उसे उतार लें, दोनों का नहीं देना है। मैं भी यहाँ पर किसी एक का जवाब दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो प्रश्न संख्या क्या है, हम जवाब जो दे रहे हैं बेटा वो है मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका, यानी बाद वाला प्रश्न।
कौन से का बेटा जवाब दे रहे हैं? मानव स्वास्थ्य में विकास की, सॉरी बेटा, स्वास्थ्य की भूमिका। मैंने फिर कहा था इसे आपको नहीं देखना है, प्रश्न 4 आप वहीं से उतारेंगे और आप डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर देखेंगे। कहाँ से बेटा? उत्तर से। क्या है मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका? तो देखते हैं बेटा, मानव विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के सर्वमुखी विकास से है। स्वास्थ्य का मतलब बेटा होता है व्यक्ति के सर्वमुखी विकास, मतलब सब तरफ से उसका विकास हो, सब तरफ से वो ठीक हो। स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल जीवित रहना या रोगों का निवारण ही नहीं है, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, नशीले पदार्थों पर रोक लगाने आदि पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं है कि हाँ भाई हमें बुखार नहीं आ रहा है, डेंगू नहीं बनना है और हम फिट हैं। बेटा जनसंख्या वृद्धि, गरीबाई, ये जितने भी हैं ये भी स्वास्थ्य के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नशीले पदार्थ का सेवन ना करना। अगले हैं, जिन देशों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ये सभी सुविधाएं मिलती हैं, उन देशों में स्वस्थ मानव संसाधन देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देकर देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। देश को किसकी श्रेणी में ला सकते हैं बेटा? विकसित देशों की। अब हमारा पूरा देश सब नशीले पदार्थ छोड़ दे, सब शराब छोड़ दे, तो सभी पूरा देश क्या हो जाएगा बेटा? विकसित और एक स्वस्थ देश हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या कौन से का उत्तर? 4 का उत्तर। मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, इसका उत्तर। चलिए बेटा अब देखते हैं हम जो प्रश्न संख्या है मेरे प्यारे बच्चों अगला। ये तो हमारा हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्न को समझना है बेटा। वीडियो बड़ी जरूर होगी, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, छोटी के चक्कर से ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, लेकिन आप पढ़ लेना और समझ के कर देना। तो ये बेटा चौथा हमने प्रश्न किया था, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं अथवा मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका। तो हमने ये अथवा के बाद वाला किया था। बेटा इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो करना है। मैंने इसमें बाद वाला किया था और जो आप करेंगे वही उतार लें। जैसे ये वाला किया था मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका, तो ये वाला प्रश्न उतार के वो उत्तर लिख दें जो मैंने बताया था। अब बेटा आपके आ गए दीर्घ। क्या आ गए बेटा? दीर्घ। और आप सब जानते हैं 4 प्रश्न हमने कर लिए बेटा, तो उसके बाद में आपके आ गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी तक जो थे मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के आ रहे थे, और अब जो हो जाएंगे ये 6 नंबर के हो जाएंगे। कितने को हो जाएंगे बेटा? 6 नंबर के हो जाएंगे। लेकिन हाँ तरीका वही है। तरीका वही का मतलब बेटा कि दो दो प्रश्न दे रखे हैं, सभी में करना एक है। जैसे 4 तक तो हो गए, तो 5वां प्रश्न अभी लॉन्ग है बेटा, दीर्घ। 5वां क्या है? फ्रांस की क्रांति के परिणाम बताएं। या तो आप ये लिखें और बीच में क्या लगाए बेटा? अथवा लगाए। और अगर आप ये ना लिखें फ्रांस की क्रांति के परिणाम, तो फिर ये लिखो असहयोग आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, तो फिर ये लिखना है बेटा। तो इन दो में से कोई एक लिखना है, या तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम आपको ये लिखना है, और या फिर बेटा असहयोग आंदोलन पर एक निबंध, या तो ये लिखना है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं बेटा। इन दो में से हमें कोई एक ही करना है। ध्यान से देखते रहें बेटा। देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम। ठीक है, पहला वाला प्रश्न बेटा हम कर रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए थे। ठीक है, तो देखें आपसे मैंने पहले ही बोला था ये प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, और इसके भी इससे कोई मतलब नहीं है बेटा। डायरेक्ट मतलब किससे है? उत्तर से मतलब है। तो आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा? फ्रांस पर प्रभाव या फ्रांस की क्रांति के प्रभाव या फ्रांस की क्रांति के परिणाम। क्या डालेंगे बेटा? फ्रांस की क्रांति के, प्रश्न में क्या पूछा गया था? फ्रांस की क्रांति के परिणाम। तो आप हेडिंग डालेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम, और पहला पॉइंट लिखेंगे। प्रश्न मत देखना बेटा, केवल आपको उत्तर से मतलब है, यहां से मतलब है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम। पहला, लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। किसका अंत हुआ बेटा? लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। दूसरा देखते हैं, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों, स्कूल आदि का निर्माण किया गया। ठीक है बेटा, इन्हें आप याद करेंगे, बिल्कुल छाप देना पेपर। तीसरा, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए
नए समाज की नींव रखी गई। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। चलिए बेटा, पांचवा देखते हैं। और हाँ, इसमें एक दो मत लिखना, क्योंकि आपको पता है ये दीर्घ में था, तो लिखना बहुत है, ये सभी लिखना। तो पांचवा है बेटा, प्रभुत्व सत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। और बेटा छठा है, स्टेट जर्नल के स्थान पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। सातवां है बेटा, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है, आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। आठवां प्रश्न है, आठवां पॉइंट है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए, साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। और नमा है, शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारियों का अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है बेटा, तो ये 9 पॉइंट थे जिसमें आपको बताया गया था कि फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम बेटा हुए थे। तो मुझे ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? बेटा इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे और कुछ पॉइंटों को, इसमें जैसे 9 है तो बेटा 7-8 तो लिख ही जाए। ठीक है, और आसानी से याद हो भी जाएगा। तो ये था हमारे दीर्घ का पहला प्रश्न। अब देखते हैं बेटा दीर्घ का दूसरा। फिर से चलते हैं हम अपने पेपर पर। तो दीर्घ में हमारा प्रश्न संख्या 5 था, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या था बेटा? फ्रांस की क्रांति के परिणाम, ये हमने लिख दिए। और ये है बेटा अथवा के बाद में ये जो था वो हमने नहीं किया था। ठीक इसी प्रकार बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। या तो आप ये लिखिए, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या बेटा ये लिखिए, या फिर अथवा है, क्या है, वनों के 4 लाभों का वर्णन कीजिए। या वनों से कोई जो 4 लाभ होते हैं आप वो लिखिए। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या वनों के 4 लाभों का वर्णन कीजिए। तो बेटा ये 6 नंबर देंगे आपको ये प्रश्न। तो हम बेटा दूसरा वाला करेंगे, वनों के 4 लाभों का वर्णन कीजिए। वन से जो 4 लाभ होते हैं हम इसे देख लेते हैं, और वैसे भी इन दो में से करना तो एक ही है ना, तो ठीक है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6 का जवाब, ध्यान से समझेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 6 का जवाब ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो लिख रहे देख पा रहे हैं बेटा, यही है हमारे वन से लाभ। आपको इनके अतिरिक्त अगर कुछ भी पता है तो आप वो भी बेटा लिख सकते हैं। जैसे देखें, सबसे पहले बेटा देखते हैं, कह रहे हैं वन हमारे लिए, उत्तर डाल के, डायरेक्ट उत्तर डालेंगे आप यहाँ, आपको प्रश्न से मतलब भी नहीं है, उत्तर डालेंगे। और उत्तर डाल के क्या लिखेंगे देखें ध्यान से, वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं, वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं, इनके महत्व निम्नलिखित हैं। तो महत्व या लाभ बात तो एक ही है, तो महत्व या लाभ बात एक ही होती है बेटा। तो आप लिखेंगे इसके लाभ निम्नलिखित हैं। अब पहला पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, इसमें ऐसा लिखा है लेकिन आप शुरू में ही पहला डालेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ये वातावरण को संतुलित रखते हैं। और आप पहला पॉइंट खत्म हो तब दूसरा नहीं, आपको सभी ये पॉइंट जो है बेटा नई लाइन से लिखना है, ऐसे 1 2 3 4 5 सब इस प्रकार से लिखना है। ठीक है बेटा। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला पॉइंट क्या था, ये वातावरण को कैसे रखते हैं, संतुलित रखते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा वन। और दूसरा क्या है, ये वर्षा को नियंत्रित करते हैं। ये भी सत्य है बेटा, वर्षा को वन काफी नियंत्रित करते हैं। और तीसरा है, ये भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं। ये भी सही जवाब है बेटा, ये भूमि का जो कटाव होता है उस पर तथा बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं। और चौथा है, ये प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। भाई जितने ज़्यादा पेड़ होंगे प्रदूषण कम होगा, तो वन क्या करते हैं, प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं। तो पांचवा पॉइंट है बेटा, वनों से हमें कई पादप उत्पाद और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। बताओ, वनों से कई प्रकार की दवाइयाँ औषधियाँ प्राप्त होती नहीं होती हैं? तो ये हो गया बेटा पांचवा पॉइंट। और छठा है, इनसे कई जंतु उत्पाद जैसे लाख, रेशम, मोम आदि प्राप्त होते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा छठा ऑप्शन।
अब 7वां है, ध्यान से देखिए, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं इसे, दीर्घ है बेटा, 7 8 तो लिखने ही पड़ेंगे। 7वां है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जीन कोश का कार्य करते हैं। कौन? वन करते हैं, जिनसे अनेक उपयोगी पादप एवं जंतु जातियां पैदा होती हैं। वैज्ञानिक लोग कई प्रकार के बेटा करते ही नहीं करते हैं प्रयोग, किस पर? वनों के कई प्रकार की वनस्पतियों पर। और 8वां पॉइंट है, वन सूखे को नियंत्रित करते हैं। सूखा भी नहीं होता है अगर वन होता है बेटा तो ये हो गया हमारे वनों से लाभ। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा? तो ये हो गया हमारे छठा प्रश्न। अब देखते हैं बेटा हम प्रश्न संख्या 7। देखें प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बेटा, टोटल 8 ही हैं तो हम 7 देखते हैं पहले, 2 हमारे और रह गए, पेपर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमने अभी छठे में प्रश्न में कौन सा किया था बेटा? ऊपर वाला नहीं किया था, हमने कौन सा किया था? अथवा के बाद वाला, वनों के 4 लाभ। हमने 8 बता दिए, आप 4 लिख देना, आपके पेपर में 4 आए। अब है 7वां प्रश्न, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? अलग अलग तरीके क्या हैं? इसका ये या तो ये जवाब दो, या बेटा अथवा लगा के है संघवाद क्या है, या तो ये जवाब दो। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, और सभी में 2 हैं, आप जानते ही हैं। तो 2 में से हमेशा किसी एक का जवाब देना हो रहा है, क्योंकि बीच में अथवा लगा है, अथवा का मतलब कोई भी एक। तो बेटा मैं इनमें पहले वाले का जवाब दूंगा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके से क्या है, संघवाद का जवाब नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं बेटा इस प्रश्न का जवाब, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए बेटा, और मैं बार बार कह रहा हूं आपको प्रश्न से मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्ट कहां से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर से। कहां से? आपको इससे मतलब नहीं है, ऊपर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, हालांकि वही प्रश्न है जो अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर 7वें नंबर पे, ठीक है? तो आप डायरेक्ट कहां से देखेंगे? उत्तर से देखेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। बेटा लॉन्ग है तो ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा। क्या है? तो पहला हेडिंग, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, तो इसमें क्या है बेटा? जरा ध्यान से देखें, देखो मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग है थोड़ा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा क्या है बेटा? उत्तर, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। सबसे अच्छे उदाहरण कौन है बेटा? अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। अगले बढ़ते हैं बेटा, करती है, अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, करती है तक हो गया था, करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच उन पर नियंत्रित रखती है, जांच करके उन पर नियंत्रित रखती है। तो बेटा ये पहला पॉइंट था, आप इसे पढ़ लेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों? अब दूसरा हेडिंग डालेंगे इसी में, लॉन्ग है बेटा, हेडिंग पढ़ेंगे, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा क्या है? इसमें हेडिंग याद कर लेना और बेटा इसे पढ़ लेना और फिर आराम से आप लिख देना जो ध्यान रहे। क्या है? पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकारें कहते हैं। जो बेटा पूरे देश में होती है उसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर एक देश में राज्य होते हैं तो राज्य की जो सरकारें होती हैं उसे राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है बेटा, अगले देखते हैं। अगले क्या है? इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। ये बेटा आपके संविधान में ही निहित है कि केंद्र और राज्य के बीच
सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। सत्ता के अगले देखते हैं। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव ना हो। कौन सी सरकार किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा पद किसके अंतर्गत, ये सब संविधान में है, जिससे बाद में कोई झगड़ा ना हो बेटा। ठीक है, चलिए अब डालते हैं बेटा तीसरा हेडिंग। लॉन्ग है तो हेडिंग तो पढ़ेंगे ही बेटा। तीसरा हेडिंग क्या है? विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा तो क्या है बेटा? कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं चौथा हेडिंग। देखें, चौथा हेडिंग है बेटा राजनीतिक दलों व दबाव समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा। हेडिंग डालना है, चाहे सभी में आप थोड़ा थोड़ा लिख पाएं। याद करने की कोशिश सभी करना समझने की, चाहे थोड़ा लिख पाएं पर लिखना सब है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभों के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमेरिका एक कैसा है इसका उदाहरण? अच्छा उदाहरण है। चलिए बेटा अगले देखते हैं। उदाहरण है, वहां दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्रदान करना चाहते हैं, तथा दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाती है। तो ये था बेटा हमारा प्रश्न संख्या 7 का जवाब। क्या था बेटा? 7 का जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पेपर के अंतिम प्रश्न 8 की तरफ। कौन से बेटा? अंतिम प्रश्न 8 की तरफ ध्यान से देखेंगे। ये पेपर था बेटा, अभी हमने जो किया था वो किया था 7वां प्रश्न, अथवा इसलिए संवाद नहीं किया था। अब है बेटा हमारा पेपर का अंतिम प्रश्न जो 6 नंबर का है, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है? मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। यह बेटा बीच में अथवा लगा है, उसमें क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक को परिभाषित कीजिए। इन दो में से कोई एक ही करना है, या तो ऊपर है या फिर नीचे। तो बेटा मैं इस वीडियो में आपको 8वें का पहला वाला प्रश्न कराऊंगा, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। ये वाला मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? तो आप भी यही कर देना जो मैं बता रहा हूँ। चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं बेटा, अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न। और बेटा 8वां प्रश्न जरा ध्यान से देखें। देखें बेटा, ये रहा अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न और अपने पेपर का अंतिम प्रश्न। 8वां प्रश्न है क्या? जरा ध्यान से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। और मैंने बार बार आपसे एक ही बार कही है बेटा कि आपको प्रश्न से मतलब नहीं है। आपको प्रश्न से मतलब यहाँ पर नहीं है। आप अपने पेपर के प्रश्न को देखेंगे, इसमें केवल उत्तर को देखेंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और मानव विकास सूचकांक क्या है, इसमें भी वही प्रश्न है जो आपसे पेपर में पूछा गया था। तो फिलहाल तो आप उत्तर देखेंगे, मानव विकास सूचकांक हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे? मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ है।
ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी प्रथम मानव रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक, अगले देखते हैं बेटा, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों को आंका जा सके। क्यों बनाया गया था बेटा? कि जो भी देश हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को क्या किया जा सके बेटा? आंका जा सके, इसलिए ये बनाया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारे सामाजिक विज्ञान का बेटा पेपर कक्षा 10 का, जो हमने कंप्लीट तैयार कर लिया था और पूरा बेटा हमने सॉल्व कर दिया है इसे। और हाँ, प्रश्न 8 थे बेटा, और प्रश्न 9 भी आएगा, मैं आपको बता दूं, वो आएगा आपके मानचित्र में। तो मानचित्र वाला बेटा मैं यहाँ पर पोर्शन आपको नहीं करा रहा हूँ। आपके स्कूल में भारत का मैप मिलेगा, वहाँ आप उस मैप में जो भी प्रश्न आए उनकी जगह को फिल करना होगा, वो कर दीजिएगा। तो पहले ये बताओ बेटा, इतना मैंने आपको ये पेपर सॉल्व करा दिया था, इन सब के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। क्या ये बेटा समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। अगर ये समझ में आया हो तो बेटा इसमें लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो बेटा। इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कि आपको पसंद आ रही है। और हाँ, इस वाली वीडियो का एक टारगेट रखेंगे लाइक का। इस वीडियो का बेटा टारगेट है 50 लाइक का, 50 से कम नहीं होना चाहिए बेटा। इस वीडियो पर 50 यानी 50 लाइक आना चाहिए। और जिस किसी के स्कूल में अभी अर्धवार्षिक में सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, वो इस पेपर को ध्यान से देखकर जाएगा। हो सकता है बेटा यही प्रश्न आपके पेपर में या स्कूल में आ जाए। आपके स्कूल में ही आएगा तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। और दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, इस पेपर को जब मैंने सॉल्व करा दिया बेटा, तो आप अपने मन में ईर्ष्या बिल्कुल ना रखें। ना तो ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, हाँ पर लिखा ही है बेटा। अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं, सबको ये पेपर अवश्य शेयर कर दें। और सबसे बोल दें बेटा, इस पेपर का लिंक, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और सबसे बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे अगले आने वाली जितनी भी वीडियो, बेटा पूरा कोर्स इसमें कराया जाएगा, इस यूट्यूब पर पूरा कोर्स कराया जाएगा और पूरे यूपी बोर्ड की तैयारी की जाएगी, कराई जाएगी। तो बेटा जिससे उनके नंबर अच्छे आ सके और उनका भी पेपर अच्छा हो सके, वो आपको दुआएं देंगे। और बेटा दुआ हर किसी की भी ले लेनी चाहिए, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।